मैं इस जाति का, मेरा खून तो खानदानी गर्व है। अबे छोटी जाति वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऊपर बैठने की? ये मेरा इलाका है, कायदे में रहे। उसने मेरी बहन को छेड़ा, छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं जिस लड़की को चाहूंगा वो मेरी हो, कोई क्या कर ले। पिस्टल चलाना तो मेरे बाएं हाथों का खेल था। स्कूल में वो आज बहुत अकड़ रहा था, उसे तोड़ना है। ये ऊंची जाति वाले हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, मारो इन्हें। ये छोटी जाति वाला बड़ा बंठन के जा रहा है, इससे पहले झाड़ू लगाओ। मुझे अपने पिता के अपमान का बदला लेना है। भाई देख, उस क्लास के लड़के ने सोने की चेन पहनी, आज उसे छीन लेंगे। अरे तुम तो इस जाति के, तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां, हाथ उठाने की? हिंसा करने के कई कारण हो सकते हैं। जाति आधारित हिंसा, धर्म आधारित हिंसा, विचारों से हिंसा, मतभेदों से हिंसा, रास्ते में चलते हुए किसी की बात बुरी लग जाए तो हिंसा, स्कूल में किसी बच्चे से दोस्ती ना हो तो हिंसा। हिंसा हमारे सोसाइटी के जड़ में छिपा हुआ एक ऐसा जीव है जो धीरे धीरे समाज को खोखला करता जा रहा है। जी हाँ, सुनने में तो ये कोई ज्ञान जैसा लगेगा, लेकिन दरअसल यही ज्ञान तो समाज को बर्बाद कर रहा है, जिसे ये समाज समझ नहीं पाता है। 18 से 20 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब एक किशोर ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसे जीवन में क्या करना है। बहुत जगह देखा गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो या पश्चिमी हिस्सा हो या बिहार हो, कि युवा जो होते हैं, जो 18 से 20 साल के किशोर होते हैं, उनके अंदर हिंसा करने की ललक जागती है। वो ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं जिसमें हिंसा दिखाया जाता है। वो ऐसी तस्वीरें पोस्ट करते हैं आजकल सोशल मीडिया पर जो हिंसा को बढ़ावा देता है। उन्हें क्रिमिनल्स पसंद आते हैं, उन्हें अपराधी पसंद आते हैं, उन्हें गैंगस्टर पसंद आते हैं। आजकल तो फेसबुक हो या यूट्यूब, उस पर रील्स बनाने की प्रथा चल पड़ी है और उसमें युवा ऐसे ही रील्स बनाते हैं जिसमें हिंसा को बढ़ावा मिले। वो क्रिमिनल्स को प्रमोट करते हैं या कोई ना कोई बड़ा अपराधी उनका आइडियल बन जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहा है। 90 का दशक भी ऐसा ही था कि 18 से 20 साल के युवा जब पिस्टल चलाना चाहते थे तो उन्हें पिस्टल चलाने दिया गया। कुछ लोग थे जो अपने स्वार्थ में उन युवाओं को बरगलाते थे और वही युवा आगे जाकर बड़े अपराधी बन जाते थे। उनकी एक लंबी सूची है, इस सूची को भी आपके साथ साझा करेंगे। वक्त के साथ अपराध की चाल और तौर तरीकों में तेजी से बदलाव हो रहा है। दुर्दांत अपराधियों को ठिकाने लगाने में एक दशक पहले जहां बड़े बड़े माफियाओं की रूह कांप जाती थी, उन्हें अब सरेआम ऐसे युवा चेहरे ठिकाने लगा रहे हैं जो अपराध जगत का ककहरा तक ठीक से नहीं जानते। मुजफ्फरनगर कोर्ट में विक्की त्यागी का मर्डर हो या फिर माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ का, और अब लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या। चंद दिनों और सालों के बीच हुई इन सनसनीखेज वारदात में जो सबसे बड़ी समानता है वह यह है कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले सभी ऐसे नौजवान आरोपी हैं जिनको पुलिस तो दूर, उनके इलाके के लोग तक सही से नहीं जानते। इन सभी ने महंगी और विदेशी पिस्टलों से वारदात को अंजाम दिया। आखिर उनके पास इतने महंगे हथियार कहां से आते हैं और इतने कुख्यात बदमाशों को सरेआम मौत की नींद सुलाने को वह तैयार कैसे हो जाते हैं? अब इस पर बहस और नई नई थ्योरी सामने आ रही है। अपराध जगत के जानकारों या खबरों की माने तो प्रदेश के बड़े अपराधी या तो मारे जा चुके हैं या फिर लंबे समय से जेलों में बंद रहकर अपने गिरोह को चला रहे हैं। पुरानी गैंगवार में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के साथ साथ दहशत का साम्राज्य कायम रखने के लिए संगीन वारदातों का सिलसिला जारी रखना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे हालात में नए चेहरों को खोजकर उन्हें गिरोह में शामिल करना और मोटी रकम के साथ गैंगस्टर का रुतबा दिलाने के सब्ज-बाग दिखाकर बड़ी वारदातों को अंजाम दिलाने का नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर चुका विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी, सुनील राठी हो या फिर अनुज बरखा, अजीत उर्फ हप्पू, राहुल खट्टा, परमवीर तुगाना, उद्यम सिंह हो या अमित भूरा, ये सभी ऐसे नाम हैं
जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही छोटे मोटे अपराध से गैंगस्टरों के संपर्क में आए और फिर खुद नामचीन गैंगस्टर बन गए। बलराज भाटी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर भाटी गैंग में शामिल हुआ। वेस्ट यूपी के बड़े गैंगस्टरों में शुमार धर्मेंद्र किरठर, रविंद्र भूरा, सुशील मूछ, बदन सिंह भट्टो, यशपाल तोमर, सुनील जाठी जैसे गिरोह ने सैकड़ों नए चेहरों को अपनी गैंग से जोड़ा और फिर कई राज्यों तक अपने आपराधिक साम्राज्य को खड़ा किया। लेकिन जरा इस कॉन्सेप्ट पर भी तो नजर डालिए कि एक बार फिर 18 से 25 साल की उम्र के बीच के युवा अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अतीक और अशरफ की हत्या हो या संजीव जीवा की हत्या। जी हाँ, इन दोनों हत्याओं में एक चीज कॉमन थी। कॉमन ये था कि दोनों की हत्या करने वाले युवा थे जिनकी उम्र करीब करीब 18 से 25 साल के बीच की थी और इनका आपराधिक इतिहास भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। एक बात आप ये भी समझिए कि कुछ सिमिलरिटीज़ दोनों में हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक, इतने बड़े बड़े अपराधियों को बिल्कुल जैसे हम कहते हैं गली के गुंडों ने मार दिया। बहुत छोटे अपराधी जिनका जैसे इसी विजय यादव का है, एक कोई लड़की वड़की भगाने का है, पराली जलाने का है, ना कोई 302 का आपराधिक इतिहास है, 307 है, लूट है, डकैती कुछ नहीं है। अतीक अशरफ वाले में भी जो लोग थे वो एक पॉस्को का था, एक छोटी मोटी मारपीट का था। दोनों में उम्र 20, एक आध साल कम या एक आध साल ज़्यादा। दोनों में जो असलाह इस्तेमाल किया गया वो इन दोनों के औकात का नहीं था कि वो ख़रीद सकें। पता ही नहीं था कि ये भी असलाह होता है। आज भी गली के गुंडों को ये पता नहीं होगा कि जिगाना पिस्टल है और ये मैग्नम की रिवॉल्वर है। तो ये एक सिमिलरिटी ऐसी है जिसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कोई एक नया सिंडिकेट चला हो, कोई नया कल्ट डेवलप हो गया हो, कोई एक ऐसी जैसे आप कहते हैं ना कि कंपनियां लोग खोल देते हैं कि उसमें लॉजिस्टिक का अलग है, असलहे का अलग है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग है और अपने दुश्मनों को निपटा रहे हों, या तो ये टेंडेंसी बहुत खतरनाक है। अब आपको लेकर चलते हैं 90 के दशक में। श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम जिसने अपराध के जगत में एक ऐसा झंडा गाड़ा जिसके जैसा ना पहले कभी हुआ ना आगे होने की संभावना है। जब पूर्वांचल ही नहीं पूरा यूपी और बिहार गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था, जब नेताओं की मौत होती थी, उनकी हत्याएं करवाई जाती थी। 90 का वो दशक जब राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया, जिसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से अपराध की नई दास्तां लिखी जानी शुरू हो गई और वो अपराध राजनीति का हथियार बन गया। नेताओं की हत्या होने लगी, विरोधियों को रास्ते से हटाया जाने लगा और इन सब के लिए इस्तेमाल होता था 18 से 25 साल के युवाओं का। इन युवाओं के हाथों में पिस्टल पकड़ाया जाता था और ये अपराध को अंजाम देते थे। कुछ ऐसा ही हाल था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का। जी हाँ, जहाँ कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 25 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। तकरीबन 20 से ज्यादा मर्डर करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी को पूरा नहीं जान पाया है। हर बार श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी कई खुलासे से अछूती रह गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उसकी शक्ल सूरत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। सवाल ये था कि उसे तलाशा जाए तो कैसे। कहा जाता है कि जो तस्वीर मीडिया में सर्कुलेट की गई उसमें चेहरा तो श्री प्रकाश शुक्ला का है और बाकी शरीर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी से जोड़ दिया गया था। ये श्री प्रकाश शुक्ला था कौन? इसके बारे में हमने खास वार्ता की श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में ढेर करने वाले पूर्व आईपीएस राजेश पांडे से। देखिए, गोरखपुर के सहजनवा के मामखोर गांव, मामखोर बड़ा इस्टेब्लिश्ड गांव है, ब्राह्मणों का गांव है और ब्राह्मणों में भी शुक्ला की एक सब कास्ट होती है मामखोर। वो उसकी ओरिजिन मामखोर गांव से ही है। फादर उसके एयरफोर्स में थे, 3 भाई थे और पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर दूर तक उसका कोई वास्ता था नहीं।
शौकीन टाइप का था, घर में कोई कमी नहीं थी। वो लोकल जो राजनीति थी ये क्राइम वालों की, राजनीति में पड़ा और जो क्रिमिनल्स उसके हम उम्र थे उनका साथ हो गया। एक लड़की की छेड़खानी को लेके उसने एक लड़के को मारा, पुलिस पीछे पड़ी, बैंकॉक भाग गया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में गोरखपुर से, देवरिया से, गाज़ीपुर से लोग थाईलैंड में हैं। उस ज़माने में केबिल का व्यवसाय बहुत ज़बरदस्त था और केबिल के व्यवसाय में ही अपराधी घुसे हुए थे। जिसका केबिल था, मान लिया उसको 4 मोहल्लों में सप्लाई करना है, हर केबिल कनेक्शन से 300 रुपये उसे वसूलना है। तो जो केबिल मालिक था वो 200 रुपये लिया और जो जितना वसूल के लिए आया उसे दे दिया। तो बड़ा, जैसे वो बड़ा ल्यूक्रेटिव धंधा था ये। और सारे ही जो इसमें बैड कैरेक्टर थे वो इसमें इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि वो वसूल ले आते थे। उसका झगड़ा शुरू हुआ तो वहाँ गोरखपुर में अलग अलग पॉकेट्स के लिए अलग अलग इस तरह के सरहंग गुंडे किस्म के लड़के वसूली का काम करते थे। उसके दिमाग में ये आया कि अगर पूरे गोरखपुर का काम मुझे मिल जाए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने आनंद, सुधीर, इन सब का साथ पकड़ा और एक के बाद एक कई हत्याएं की। और उसके बाद धीरे धीरे फिर पुलिस एक्टिव हुई। जो जो केबिल व्यवसाय में उससे उसका विरोध किया उसको मार दिया। एक बड़ा फेमस है, 2 भाइयों को, सगे भाइयों को मारा था। अगले दिन उसकी समीक्षा बैठक थी गोरखपुर मंडल की, मुख्यमंत्री मायावती को आना था। मेन चौराहे पे एक को गोली मारी और दूसरे उसके भाई को घर में गोली मारी। डेयरिंग था। फिर वहाँ से उसे ऐसा लगा कि यहाँ थोड़ा पुलिस परेशान कर रही है, लखनऊ शिफ्ट हुआ। लखनऊ में उसका साथ हुआ पवन पांडे। पवन पांडे उस समय शिवसेना से विधायक हुआ करते थे, फैज़ाबाद से। लखनऊ में कैसरबाग में उनका ऑफिस भी था, घर भी था। वहाँ रुकना शुरू किया और फिर वहाँ यहाँ पैर जमाने के लिए उसने वसूली शुरू कर दी। पवन पांडे को जो सूट करता था वो टारगेट बताया करते थे, ये वसूली करता था। फिर जो सबसे बड़ी वसूली यहाँ थी या सबसे बड़ा धंधा था वो लॉटरी का था। तो लॉटरी के धंधे में उसने कट मांगना शुरू किया। उसका सबसे बड़ा व्यापारी लखनऊ में उस समय विवेक श्रीवास्तव था। लाटूश रोड पे उसने 20-25 गोलियां शाम को मारी। मतलब तमाशा हो गया, बिल्कुल लोगों के अंदर डर समा गया। फिर गोरखपुर के ही एक भानु मिश्रा थे, वो एक टेंडर के सिलसिले में आके रुके दिलीप होटल में। इसको पता लगा, ये पहले उसको भी धमका चुका था वही पैसों के लिए, टेंडर के लिए। दिलीप होटल के कमरे में घुस गया, AK-47 से लगातार फायर किया। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, बाकी भानु का बहुत दिन तक हाथ में उसे गोली लगी थी, बहुत दिन तक हाथ उसका काम नहीं कर रहा था। फिर अगला उसने टारगेट लिया वीरेंद्र शाही का। उसे बेसिकली गोरखपुर में ही अपना ये तामझाम करना। रोकना चाहूँगा, एक मेरा सवाल था। वीरेंद्र शाही का जब नाम आता है तो श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर एक कहानी और चलती है कि जब श्री प्रकाश शुक्ला क्राइम की दुनिया में आया तो उसकी बहन के साथ वीरेंद्र शाही के किसी आदमी ने छेड़खानी की थी। ऐसी कहानियाँ कहीं लिखी हुई हैं, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, वो प्योर प्रोफेशनल अप्रोच रखता था और उस ज़माने में टेंडर, चूँकि गोरखपुर रेलवे का हेडक्वार्टर था और उसका कैचमेंट एरिया जो था वो पूरा बिहार था, पटना और उसके आसपास का। रेल मिनिस्टर्स भी उस समय ज़्यादातर बिहार से हुआ करते थे। तो उसको ये लगता था कि हमारे यहाँ आके और दूसरा कोई कैसे ले जाएगा। बिहार की तमाम पार्टीज आती थी, तो इसी टशन को लेके उसका वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का झगड़ा था। सूरज भान भी वहाँ से आया करता था, लेकिन उसको फिर इन्हीं लोगों से वो टेंडर खरीदना पड़ा। सूरज भान बिहार का मोकामा का रहने वाला, बाद में सांसद हुआ, बाद में विधायक हुआ। तो उसने इनसे कहा कि अगर वीरेंद्र शाही वाइप आउट हो जाएं तो ये इसके वाले सारे ठेके हम ले लेंगे। उसके कहने पे फिर इसने एक बार हमला किया, उनका गनर मारा गया, वो बच गए। फिर बताया होली के पहले मैं मार दूंगा, और फिर उसने पीछा पकड़ लिया। पीछा करते करते वो लखनऊ तक आया और इंदिरा नगर में 31 मार्च की शायद डेट थी,
और यहाँ पर उसने उनको मार दिया। फिर मारने के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया। दूसरी बड़ी हत्या उसने की बिहार में, बहुत बड़े बाहुबली नेता थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। सीबीआई ने उनको एक मामले में चार्जशीट किया था, तो वो वहाँ जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है पीजीआई की तर्ज पे जो पटना में है, वहाँ वो भर्ती हो गए। और सूरज भान के वो अपोनेंट थे। सूरज भान ने ये कहा कि अगर ये रह गया तो हमको जेल भिजवा देगा लालू से, क्योंकि लालू के बड़े कॉन्फिडेंट थे ब्रिज बिहारी। उनको फिर हॉस्पिटल कैंपस में मारा। तब तक उसने इतना इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को कि हाहाकार मच गया। इसके अलावा बड़ी किडनैपिंग्स, मूलराज अरोरा की किडनैपिंग लखनऊ से हुई। यहाँ पे उसका सलमन एंड सलमन कंपनी के जो मालिक थे, उनको किडनैप करने के चक्कर में गोली लग गई, वो मारे गए। उनका बेटा कुणाल, उसको किडनैप कर लिया। और उसको किडनैप करके रखा था, इसी बीच में ब्रिज बिहारी को पटना में जाके मारा था। तो ये उसका प्रोफाइल था। फिर ये हल्ला हुआ कि साहब कल्याण सिंह की सुपारी ले ली, तो कल्याण सिंह की सुपारी तो नहीं ली थी, लेकिन ये है कि साक्षी महाराज को वो उसके टारगेट पर था, उसके लिए रैकी कर रहा था। और उसी समय वो दिल्ली गया था जब हम लोगों से उसकी मुठभेड़ हुई थी। तो बहुत महत्वाकांक्षी था। ये कल्याण सिंह वाला एंगल फेक है। ये बात नहीं है कि कल्याण सिंह की सुपारी ली थी, लेकिन चूंकि साक्षी महाराज और कल्याण सिंह ये दोनों बहुत निकट के राजनीतिज्ञ थे, तो ये मान लिया गया कि अगर उन पे हमला कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो चैलेंज कर रहा है कल्याण सिंह जी को। ये बात समझ में भी आती है। तो बहरहाल फिर एसटीएफ का गठन किया कल्याण सिंह जी ने। हम 3-4 अधिकारी उसमें आए। फिर धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया। सर्विलांस की तमाम टेक्निक समझी गई, पैरेलल पे लाइन सुना जाने लगा। और फिर फाइनली गाज़ियाबाद में हम लोगों का आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई। वो अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। लेकिन जो उसकी अप्रोच थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी, वो एक महत्वाकांक्षा तो उसकी ये कि मैं लड़ूंगा वही जहाँ जो हरिशंकर तिवारी जी की कंस्टिट्यूंसी है। हरिशंकर तिवारी को बहुत धमकाता था वो, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए उसने, कि जब मैं नॉमिनेशन फाइल करूं तो मैं अनअपोज्ड विधायक हूं यहाँ से, कोई चैलेंज अगर मतलब इतना धमका दिया कि कोई नॉमिनेशन फाइल ही न करे। एक दूसरा ये कि सूरज भान का भी काफ़ी प्रभाव हो गया था बिहार में। कम से कम 10, 12, 15 विधानसभा सीटों पे उसका प्रभाव था। सांसदी का लड़ना था उसे। तो उन लोगों ने कहा कि गठबंधन की राजनीति की सरकारें बिहार, देश और उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। 10-12 सीटों पे तुम लड़ाओ, 10-12 सीटों पे हम लड़ाते हैं। अगर हम लोगों के पास 15-20 विधायक होंगे तो स्टेट और सेंटर दोनों में हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये महत्वाकांक्षा थी कि ताकि उसने तय भी कर लिया है कि हमारा कौन कौन सा आदमी कहाँ से, सुधीर कहाँ से लड़ेगा, आनंद कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, यही सूरज भान ने किया था। तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि गंभीर महत्वाकांक्षा थी उन लोगों की, अपराध को राजनीति में। और ये वही दौर था जिस दौर में राजनीति का अपराधीकरण 90 के दशक के हैं। चाहे शहाबुद्दीन हो, आप देख लें, शिव प्रकाश हो, अभय धनंजय उसी समय के हैं, और बहुत ढेर सारे क्रिमिनल्स बिहार के भी और उत्तर प्रदेश के भी, ये उसी 90 के दशक के हैं जी। एक कहानी, एक एंगल और इसमें आता है, वो हरिशंकर तिवारी को लेकर आता है। कहा जाता है कि गोरखपुर में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई चल रही थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, तो इसकी वजह से हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को हायर किया था। इसमें कितनी सत्यता? नहीं, ये बिल्कुल सत्यता इसमें नहीं है। तमाम पुलिस अधिकारियों की जानकारी में है। वो असल में ये चाहता था कि अगर किसी तरह से हम हरिशंकर तिवारी को मार दें तो फिर कोई हमें पॉलिटिकली चैलेंज करने वाला, जो मैंने बताया ना कि उसके दिमाग में था कि हम अगर नॉमिनेशन फाइल करें तो अनअपोज्ड हम विधानसभा में पहुँचें, कोई भी नॉमिनेशन फाइल न करे। और उनके सारे ठेके पट्टी सब इनके लोगों ने उससे छीन लिए थे। उसको वीरेन शाही को मार चुके थे। देखिए, ये वो ज़माना था जब इसको क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, गोरखपुर को। और इन दोनों का झगड़ा इतना मशहूर हुआ कि अक्रॉस द स्टेट, कम से कम पूरब में, पूरी की पूरी जो लॉबी हुई वो जातिगत आधार पे बंट गई। और इसको डील करने के लिए ही गुंडा एक्ट वीर बहादुर सिंह ले आए थे, जो तत्समय माननीय मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। इन दोनों से परेशान थे वो। और ये कहना कि नहीं साहब वो शाही को समर्थन करते थे, ऐसा ये सब बिल्कुल गलत बात है। बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे, बढ़िया मुख्यमंत्री थे, और गुंडा एक्ट उन्हीं का लाया हुआ है
ताकि इनके लोगों को और इनको थोड़ा सा कंटेन किया जाए, और हल्की हल्की सफलता भी मिली। फिर बाद में तो बड़े वाले सब मारे गए, तो इस समस्या का समाधान गोरखपुर से हो गया। आपने कहा 90 के दशक में राजनीति का अपराधीकरण हुआ, 90 के दशक में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया भी पैदा हुए, तो क्या मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का भी संबंध श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों से था? नहीं, देखिए ये सब इंडिपेंडेंट थे। ये खेत पे लगी हुई फसल थी 90 के दशक की, सब अलग अलग खेतों में इनकी उपज हुई। चाहे अतीक अहमद हों, वो भी 90 के दशक की देन हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हैं, वो भी 90 के दशक की देन है, चाहे वो बिहार में शहाबुद्दीन हैं, वो भी 90 के दशक। बिहार में तो बहुत ढेर सारी लाइन है। हमारे यहाँ हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, ये सब 90 के दशक की देन है। ये वही समय था जब पहले ये लोग दूसरों के लिए इलेक्शन में मदद करते थे। इन्हें लगा कि जब हमारी मदद से ये जीत रहा है तो हम क्यों नहीं खड़े होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये फैशन सा चल गया। ये मैदान में उतरे और लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच गए। एक सबसे श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर एक महत्वपूर्ण बात है जो आमतौर पे चर्चा में होती रहती है। काफ़ी कम उम्र में वो अपराधी बना और काफ़ी कम उम्र में ही उसका एनकाउंटर हो गया। नहीं, ये बिल्कुल सही है। मैं तो कह सकता हूँ अपनी इस जीवन काल में कह लें या अपने 32-33 साल के कैरियर में कह लें, उसके पहले भी और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी, कि वैसा अपराधी कोई अब आया नहीं। और हमें लगता भी नहीं, क्योंकि वो ज़माना ये था कि ना आपके पास मोबाइल थे, ना आप जीपीएस की लोकेशन से पता लग सकते थे, सीसीटीवी कहीं नहीं थी। अब कोई 1-2 क्राइम करके तो हो सकता है बच जाए, लेकिन इतने 100-100, 50-50 मर्डर करने के बाद वो बचा रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी उम्र कितनी रही होगी जब उसका 25 साल की उम्र रही होगी। 21 से 25, 3-4 साल का उसका उभार था, लेकिन उस उभार में उसने बड़े बड़े कांड कर डाले। उसके बाद फिर उसी समय उसका एनकाउंटर हुआ, मारा गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 90 का दशक एक ऐसा दशक था जब राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, जब जराइम की दुनिया में नए नए क्रिमिनल अपना कदम रख रहे थे। 90 का दशक एक ऐसा दशक था जब 18 से 25 साल की उम्र के किशोर और युवा जराइम की दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें बरगलाया जाता था, उनके हाथों में बंदूक पकड़ाया जाता था और बाद में चलकर वही युवा नेता बनते थे और बहुत बड़े माफिया बन जाते थे, जिनकी चर्चाएं आज भी आपके और हमारे बीच में होती रहती हैं।